प्रस्तुत है लाचित बड़फुकन कहानी का अगला भाग। आपने पहले सुना, राजा जयध्वज ने अपने उत्तराधिकारी चक्रध्वज को स्वर्गदेव बनाकर वचन लिया कि मुगलों को असम प्रदेश से खदेड़कर गुवाहाटी को पुनः अपने अधिकार में लेना है, और वचन लेने के पश्चात उन्होंने अंतिम सांस ली। राजा चक्रध्वज ने एक कुशल सेनापति की तलाश प्रारंभ कर दी। आइए उससे आगे की सुनते हैं कहानी असम प्रदेश की जुबानी। एक सेनापति की तलाश में राजा चक्रध्वज लग गए। एक ऐसा सेनापति जो स्वाभिमानी, निर्भीक हो और आत्मसम्मान के लिए प्रदेश के लिए कुछ भी कर गुजरने को आतुर हो। उनके हृदय में तथा मानस पटल पर एक ही व्यक्ति इस पद के लिए छप गया था, वो था लाचित। मंत्री परिषद आदि से विचार विमर्श के पश्चात एक दिन स्वर्गदेव चक्रध्वज ने लाचित को दरबार में उपस्थित होने के लिए बुलावा भेजा। चक्रध्वज ने बुलाया तो लाचित को था, परंतु हृदय मेरा प्रसन्नता से ऊंची ऊंची छलांगे मार रहा था, क्योंकि राजा चक्रध्वज से अधिक तो मैं लाचित के हाथों में मेरी डोर थमी हुई देखना चाहता था। लाचित के बचपन से ही मुझे विश्वास था कि मेरी यानी असम प्रदेश की रक्षा लाचित ही कर सकता है। मेरा स्वप्न साकार होने जा रहा था। जब राजा सेनापति की तलाश में थे, मैं तो तब भी पूरी शक्ति से चीखते हुए लाचित का नाम ले रहा था, पर बाद में ध्यान आया मैं तो भारतवर्ष का एक प्रदेश हूं, यानी जमीन का टुकड़ा है। मेरी आवाज भला मनुष्य के कानों तक कैसे पहुंचेगी? खैर, लोगों को कहते हुए सुना है, जो व्यक्ति जिस भी किसी के लायक होता है उसे वो मिलता ही है, और आज लाचित अहोम साम्राज्य का बड़फुकन बनने जा रहा है। हाँ, बड़फुकन एक पद का नाम है जिसे सेनापति भी कहते हैं। कितनी सेनाओं के ऊपर बड़फुकन का नियंत्रण होता है वो भी मैं आपको बाद में बताऊंगा। अभी तो चलते हैं राज दरबार, जहां लाचित को बुलाया गया है। स्वर्गदेव चक्रध्वज के बुलावे पर लाचित राज दरबार में पहुंचा। राजा को अभिवादन करने के लिए जैसे ही लाचित घुटनों के बल बैठकर झुका, एक व्यक्ति अकस्मात किसी कोने से निकलकर आया और लाचित का शिरस्त्राण लेकर भागने लगा। लाचित भी क्रोध में खड़ा हुआ और उस व्यक्ति को पकड़ने को दौड़ा। उस व्यक्ति को पकड़ने में लाचित को मात्र कुछ पल ही लगे। उस दुस्साहसी व्यक्ति को पकड़कर लाचित ने म्यान से तलवार निकाल ली और तलवार हवा में लहराते हुए लाचित चीखा, तेरा इतना दुस्साहस, तू लाचित का शिरस्त्राण लेकर भाग रहा है। अभी इसी क्षण तेरी गर्दन धड़ से अलग होगी। इतना कहकर लाचित ने तलवार उस व्यक्ति की गर्दन उड़ाने के लिए हवा में लहरा ही थी कि ठहरो ठहरो लाचित, राजा ने आवाज लगाई। लाचित वही रुक गया और बोला, स्वर्गदेव, इसने मेरा शिरस्त्राण लेने का अक्षम्य अपराध किया है और आप मुझे रोक रहे हैं। राजा ने कहा, हाँ लाचित, रुक जाओ, ये सब मेरे आदेश पर हुआ है। लाचित के साथ साथ दरबार में उपस्थित सभी अवाक रह गए। सब एकटक राजा की ओर देखने लगे। मेरी स्थिति भी उन सब के जैसी थी। हाँ लाचित, राजा ने कहा, हम देखना चाहते थे कि तुम्हारे आत्मसम्मान पर कोई आघात करता है तो तुम क्या कर सकते हो। तुमने वही किया जो हम पहले से सोच कर बैठे थे। ये एक छोटी सी परीक्षा थी तुम्हारी और तुम्हारे बड़फुकन बनने के बीच की। तुम सफल हुए लाचित, तुम सफल हुए। फिर राजा ने लाचित को सोने की हत्थी वाली तलवार, हेंगडान और पारंपरिक वस्त्र प्रदान करते हुए बड़फुकन घोषित किया। लाचित बड़फुकन की जय, स्वर्गदेव राजा चक्रध्वज की जय। इन उद्घोषों से राज दरबार गुंजायमान हो उठा। उस सभी जय के उद्घोषों में एक आवाज जो किसी को सुनाई नहीं दे रही थी, यानी मेरी भी आवाज सम्मिलित थी। मुझसे अधिक प्रसन्न तो शायद स्वर्गदेव भी नहीं थे। मेरे मन की इच्छा पूर्ण हुई। मैं धन्य हो गया लाचित बड़फुकन को पाकर। लाचित बड़फुकन अहोम सेना का प्रमुख सेनापति बन गया, परंतु मीर जुमला से परास्त होने के बाद अहोम सेना का मनोबल टूट चुका था। सेना छिन्न भिन्न हो चुकी थी। अंतिम श्वास लेने से पूर्व राजा जयध्वज ने कुछ प्रयास प्रारंभ कर दिए थे, परंतु उनके स्वर्गवास के पश्चात परिस्थिति जस की तस बन गई थी। लाचित के ऊपर अब सब निर्भर था।
स्वर्गदेव जयध्वज की भांति ही लाचित का हृदय भी स्वयं को अपमानित कुंठित समझ रहा था मुगलों की शर्त के आगे। इससे अतिशीघ्र मुक्ति की अभिलाषा लाचित को सतत प्रेरित कर रही थी। लाचित ने सेना को संगठित करने का कार्य, नए सैनिकों की भर्ती करना तथा उनको प्रशिक्षित करने का कार्य प्रारंभ कर दिया। 4 वर्ष केवल और केवल लाचित ने अहोम सेना को संगठित, शक्ति संपन्न, सुदृढ़ करने का कार्य किया। इन 4 वर्षों में लाचित ने अहोमों की सेना तैयार कर ली। एक ऐसी सेना का निर्माण किया जो जल थल में दोनों ही स्थान पर लड़ने में सक्षम थी। जल में लड़ने हेतु लाचित ने 4 वर्षों में पर्याप्त नौकाओं का भी निर्माण किया, गोला बारूद, तोपों का निर्माण करवाया, युद्ध हेतु अनेकों किले बनवाए ताकि अहोम सैनिक सुरक्षित रहते दुश्मनों का संहार कर सकें। अस्त्र शस्त्र बनवाने में लाचित की सोचने की शक्ति मैं तो समझता ही था, आप भी समझने का प्रयास करें। नाव में रखी जा सके ऐसी छोटी छोटी तोपें बनवाई, तलवारें ऐसी निर्माण करवाई कि किसी भी परिस्थिति में तलवार भले मुड़ जाए पर टूटे नहीं। 4 वर्षों में इस तरह अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित व शक्तिशाली सेना, जिनके हृदय में देश प्रेम का समुद्र बह रहा था, अहोमों की तैयार हो गई। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 4 साल तक ये सब इतने गोपनीय तरीके से किया गया, जिसका मुगलों को पता लगना तो बहुत दूर की बात थी। उनको इस गतिविधि की भनक तक नहीं मिली। ये थी लाचित के कार्य कुशलता। जिस प्रकार महाभारत में शिक्षा ग्रहण करते हुए अर्जुन गुरु द्रोणाचार्य से सीखा था कि सदैव उस लक्ष्य पर अपना संपूर्ण ध्यान केंद्रित करो जिसको तुम्हें भेजना है। जिस प्रकार अर्जुन ने कभी पक्षी या मछली को नहीं देखा, अपितु उनकी आंख ही अर्जुन को दृष्टिगोचर होती थी लक्ष्य भेद के लिए, ठीक उसी प्रकार देश प्रेम की ज्वाला को सीने में जलाए रखने वाला अहोम सेनापति लाचित बड़फुकन का भी एक ही लक्ष्य था कि मुगलों का अंत करना है। लक्ष्य तक पहुंचे बिना पथ में पथिक विश्राम कैसा, उक्त पंक्ति लाचित पर सटीक बैठ रही थी। 4 वर्ष अथक परिश्रम से जैसे ही अहोम सेना तैयार हो गई, वैसे तत्पश्चात ही लाचित ने मुगलों पर आक्रमण करने की अनुमति स्वर्गदेव चक्रध्वज से ले ली। अहोमों की सेना की संरचना बहुत ही सुव्यवस्थित थी। आइए मैं बताता हूं कि लाचित का नियंत्रण कितनी बड़ी सेना के ऊपर था। सेना की संरचना कैसी थी। अहोम सेना में एक डेका 10 सैनिकों का जत्था होता था, एक बोरा 20 सैनिकों का, एक सेकिया 100 सैनिकों का, हजारिका 1000 सैनिकों का, राजखोवा 3000 सैनिकों का और फूकन 6000 सैनिकों का जत्था होता था। इन सभी के प्रमुख थे लाचित बड़फुकन। स्वर्गदेव चक्रध्वज से अनुमति लेकर लाचित अपनी सेना को लेकर निकल पड़ा अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए। लाचित के नेतृत्व में सेना में व्याप्त नवोत्साह, नवशक्ति, संगठित भाव देखते ही बनता था। मैं भी अहोम सेना के साथ ही था। जिस मार्ग से सेना गुजर रही थी उस मार्ग के रूप में मैं अब निश्चिंत हो गया था। अब मेरी जमीन पर मुगलों का रहना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि लाचित अब उस शेर की भांति बन गया था जो गुफा से निकलता है तो शिकार करके ही वापस लौटता है। लाचित भी निकल चुका था शिकार के रूप में मुगलों का संहार करने। अहोम सैनिक साक्षात रणचंडी की भांति आगे बढ़ रहे थे। लाचित अपने सेना सहित आगे बढ़ता गया। युद्ध का प्रारंभ तो गुवाहाटी की तरफ बढ़ते ही प्रारंभ हो गया था। मुगलों ने मेरे कई स्थानों पर अधिकार जमा रखा था। उन स्थानों को मुगलों से मुक्त कराकर लाचित अगले लक्ष्य की ओर बढ़ जाता। जहां विजय होती थी वहां से प्राप्त युद्ध सामग्री, धन तथा अन्य वस्तुएं राजा के पास भेज देते थे। लाचित ने बांदवारी, काजली, पांडु नामक स्थानों को मुगलों से मुक्त किया। प्रत्येक स्थान से प्राप्त सामग्रियां, धन राजा के पास भिजवा दिया जाता था, परंतु जो रुपए पैसे होते थे उनको लाचित अपने पास रखकर अहोम सैनिकों में बांट देता था। ऐसे विशाल हृदय का स्वामी था लाचित बड़फुकन।
लाचित के इस कार्य से संपूर्ण सेना अपने सेना नायक पर और अधिक विश्वास करने लगी। कार्य संपन्न करने का उत्साह दोगुना तिगुना हो गया। ऐसे छोटे छोटे अनेक युद्ध में मुगलों को पराजित करते हुए लाचित सेना सहित गुवाहाटी के इटाकुली किले तक पहुंच गया। यहाँ पर मुगल फौजदार फिरोज खान ने डेरा डाल रखा था। यह घटना है साल 1667 की। फिरोज खान को अहोमों की हलचल का पता चलते ही वो सतर्क हो गया। मुगल सेना को भी तैयार रहने का आदेश दे दिया। लाचित और उसके सैनिकों ने जैसे ही इटाकुली किले पर धावा बोला, वैसे ही मुगल अहोम सैनिकों पर टूट पड़े। युद्ध प्रारंभ हो गया। अहोम सैनिक निर्भीकता तथा पूरी शक्ति के साथ युद्ध कर रहे थे। मुगल चाहकर भी अहोमों को परास्त नहीं कर पा रहे थे। ये सब देखकर फिरोज खान ने आदेश दिया, तोप चलाओ, और देखते ही देखते किले के ऊपर से तोपें गोला उगलने लगी, जिससे अहोम सैनिक मारे जाने लगे तथा सेना पीछे हटने लगी। मुगल प्रसन्नता से जश्न मनाने लगे। अहोम सैनिक घने जंगलों में जाकर छुप गए, जहां मुगल जाने में डरते थे। रात को लाचित अपने कुछ गुप्तचर तथा प्रमुख सेना नायकों से विचार मंथन कर रहे थे कि कैसे इटाकुली किले को जीतना है। लाचित ने सभी से कहा, आप लोग बताइए, हमें क्या करना चाहिए। एक ने कहा, हम पुनः आक्रमण करेंगे। दूसरे ने कहा, हम हमारी तोपों का प्रयोग करेंगे। लाचित सबकी बात सुन रहे थे। सभी अपनी अपनी राय दे रहे थे। फिर किसी ने कहा, बड़फुकन जी, जब तक हम मुगलों के तोपों का मुंह बंद नहीं करेंगे तब तक जीत संभव नहीं है। बिल्कुल ठीक कहा तुमने, लाचित बोला, मैं भी यही सोच रहा हूं। फिर लाचित खड़ा हो गया और बोला, हम आज मध्यरात्रि के बाद इस योजना को साकार करेंगे। लाचित ने 10-12 सैनिकों की 2 टुकड़ी बनाई। शेष सैनिक वहां ही घात लगाए रहेंगे। आधी रात को एक टुकड़ी सेना की किले के सामने जाकर गोलीबारी करके मुगलों का ध्यान आकर्षित करने का काम करने लगी। मुगल सैनिक जो रात को किले की सुरक्षा में थे, गोलीबारी का जवाब देने के लिए एक एक करके बाहर जाने लगे, और जो किले से बाहर गया वो मुगल वापिस नहीं आया। दूसरी टुकड़ी लाचित के साथ उचित अवसर की प्रतीक्षा में थी। जैसे ही किले के द्वार से मुगल सैनिक हट गए, तभी लाचित और उसके सैनिक किले में प्रवेश कर गए तथा किले के ऊपर पहुंच गए। फिर एक एक करके मुगलों के सभी तोपों में लाचित और उनके सैनिकों ने पानी भर दिया। तत्पश्चात वे सब किले से निकलकर जंगल की ओर चल गए। अगले दिन सूर्य देवता प्रकट भी नहीं हुए थे। लाचित ने अहोम सेना को लेकर इटाकुली किले पर आक्रमण कर दिया। मुगल रात में घटित घटना के बारे में अभी तक किसी निष्कर्ष पर पहुंचे भी नहीं थे कि अहोमों ने आक्रमण कर दिया। देखते ही देखते मुगल सैनिकों ने मोर्चा संभाल लिया और युद्ध ने भयंकर रूप धारण कर लिया। अहोम सैनिक मुगलों को गाजर मूली की तरह काटने लगे। अपनी हार को सामने देख फिरोज खान ने तोप दल को गोले दागने का आदेश दिया। पहली तोप में गोला भरा, दागा, पर पानी से भरे होने के कारण बेकार हो चुका था। मुगल सैनिकों ने दूसरी, तीसरी, चौथी, ऐसे एक एक करके सभी तोपों से गोला दागना चाहा, परंतु कोई लाभ नहीं हुआ। फिर कुछ देर के संघर्ष के बाद अहोमों का इटाकुली किले पर कब्जा हो गया। अधिकतर मुगल सैनिकों को मार गिराया गया तथा शेष सभी फिरोज खान सहित बंदी बनाकर कारागार में डाल दिए गए। लाचित का युद्ध कौशल, सटीक रणनीति का मुगलों के पास कोई तोड़ नहीं था। फिर उसके बाद अहोमों का गुवाहाटी को भी अपने कब्जे में ले लिया और निचले असम की राजधानी घोषित कर दी। चारों ओर लाचित की जय जयकार हो रही थी और उधर मुगल बादशाह औरंगजेब को इस हार का समाचार मिला तो वो क्रोध से तिल मिला उठा। क्रोध से चीख उठा, लाचित, लाचित, लाचित। औरंगजेब पर यह हार जले पर नमक छिड़कने का काम कर रही थी, क्योंकि यही वो समय था जब औरंगजेब दक्कन पर कब्जा करने के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज को बंदी बना कर
कारावार में डाल दिया था। परंतु शिवाजी महाराज औरंगजेब की आंख में धूल झोंक कर कैद से मुक्त हो गए थे। दोहरी हार से औरंगजेब की दशा देखने लायक थी, पर वह क्रूर निर्दयी असम प्रदेश पर पुनः कब्जा करने के लिए, गुवाहाटी को अपने अधीन करने के लिए प्रतिशोध की मानसिकता से अंबराधिपति राजा राम सिंह को विशाल सेना के साथ असम पर अधिकार हेतु भेजा। इधर लाचित को भली भांति ज्ञात था कि मुगल पुनः आक्रमण करेंगे। मुगलों के प्रत्येक आक्रमण का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए लाचित ने अपनी विलक्षण दूरदर्शी योजना से मेरे उत्तर दक्षिण नदी के चारों ओर सेना की अलग अलग टुकड़ियां तैनात कर दी। लाचित का अविचलित दृढ़ धैर्य और युद्ध कौशल ही अहोम गौरव की धुरी थी। राम सिंह के नेतृत्व में मुगल सेना ने गुवाहाटी पर पुनः कब्जा करने हेतु अनेकों बार आक्रमण किया। मेरी चारों दिशाओं से उन्होंने बार बार आक्रमण किया, परंतु हर बार मुगलों को मुंह की खानी पड़ती थी। लाचित के युद्ध कौशल और संगठित अहोम सैनिक श्रद्धा और भक्ति भाव से हर बार मुगल अपने हजारों सैनिकों को खोकर परास्त होते रहे। यह क्रम 1667 से 1671 लाचित का अंतिम युद्ध सराय घाट युद्ध तक चलता रहा। सराय घाट युद्ध से पूर्व जब मुगल सेना चारों ओर हार गई तो राम सिंह और मुगल सेना किसी भी प्रकार से छल बल से गुवाहाटी पर अधिकार करने का निश्चय किया। आक्रमण करने के लिए मुगल सेना आगिया ठुंटी नामक स्थान पर जमा हो गई। गुप्तचरों के माध्यम से जब लाचित को यह ज्ञात हुआ तो लाचित ने आगिया ठुंटी और गुवाहाटी के बीच पड़ने वाले वर्तमान आमीन गांव के पास एक किला बनवाने का आदेश अपने मामा को दिया और कहा किला रातों रात बनकर तैयार हो जाना चाहिए, क्योंकि मुगलों से यहीं पर मुठभेड़ करने की लाचित ने योजना बना रखी थी। परंतु संध्या के समय लाचित किला निर्माण कार्य देखने गया तो काम अभी आधा भी पूर्ण नहीं हुआ था। इस प्रकार तो किला तैयार नहीं हो पाएगा। मामा से काम पूरा न होने का कारण पूछा तो मामा ने कहा, बोपा देवता दिने रात ये काम करी मानो हैरान है से आर किमान करीब। दिन रात काम करके थक गए हैं और कितना काम करेंगे। यह सुनते ही लाचित बड़फुकन की तलवार ने म्यान का साथ छोड़कर मामा की गर्दन काट दी। सर कलम करते हुए लाचित क्रोध से बोला, मोर देश तके मोमाई डांगर न दे, यानी मेरे देश से मामा बड़ा नहीं है। यह कथन आज एक लोकोक्ति बनकर मेरे जनता की जुबान पर है। फिर क्या था, सब लोग जी जान से काम में जुट गए। रातों रात किला और खाई का निर्माण कर दिया। इस किले को मोमाई कटागढ़ कहा जाता है, यानी मामा को काटने वाला किला। अगले दिन मुगलों से युद्ध हुआ। अहोम सेना किले के भीतर से तोपों के गोले बरसाने लगे। यह युद्ध भी राम सिंह जीत न पाया। फिर ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित सराय घाट की तरफ से गुवाहाटी के किले में घुसने का प्रयास किया। यही वो मेरे इतिहास प्रसिद्ध युद्ध था, सराय घाट युद्ध, और यही युद्ध मेरे लाचित का अंतिम युद्ध था। ये युद्ध 1, 2, 8, 10 दिन नहीं, पूरे 4 महीने तक चला था। सराय घाट की ओर से किले में घुसने का राम सिंह का सपना ही बनकर रह गया। इस प्रयास में भी अहोम सैनिकों के हाथों हजारों मुगल सैनिक मारे गए। लाचित की वीरता और दृढ़ संकल्प के आगे राम सिंह को पुनः हार का स्वाद चखने को मजबूर होना पड़ा। हार हार हार, पराजय की एक लंबी श्रृंखला से मुगल सेनापति राम सिंह तंग आ चुका था। अब मुगलों की समूची शक्ति के साथ राम सिंह ने इस बार शरीफ खां के सेनापतित्व में मुगल सेना को ब्रह्मपुत्र नदी के रास्ते गुवाहाटी पर आक्रमण के लिए भेजा। ब्रह्मपुत्र नदी में मुगल सेना उतर चुकी थी। राम सिंह को अपने गुप्तचर के माध्यम से पता चला कि अंदुरावली के किनारे पर रक्षा इंतजामों को भेजा जा सकता है। गुवाहाटी पर पुनः अधिकार किया जा सकता है। इस अवसर का लाभ उठाने के लिए मुगल नौसेना तैयार हो गई। उनके पास 40 जहाज थे जो 16 तोपों को एक तथा छोटी नौकाओं को ले जाने में सक्षम थे। यह युद्ध उस यात्रा का चरमोत्कर्ष था जो 8 साल पहले मीर जुमला के आक्रमण से शुरू हुआ था।
भारतवर्ष के इतिहास का पहला ऐसा युद्ध था जो पूर्णतया नदी में लड़ा गया। जैसे ही लाचित को मुगलों का नदी के रास्ते आक्रमण करने की जानकारी मिली तो लाचित बड़फुकन ने अंधेरी रात में साल के पेड़ की लकड़ी, बांस से निर्मित चटाई और बालू रेत से एक अपूर्व किला तैयार किया। लाचित के इस प्रकार के अद्भुत कौशल को देखकर सब अवाक रह गए। मुझे तो लाचित के प्रत्येक कार्य पर गर्व हो रहा था। मेरी धरती पर जो जन्म हुआ था उसका मुझे खुशी थी, परंतु इस बार मुगल सेना अहोम सेना की बाधाओं को तोड़कर आगे बढ़ने लगी। युद्ध भयावह रूप ले चुका था। युद्ध के अंतिम चरण में जब मुगलों का आक्रमण तेज हो गया तो अहोम सैनिक लड़ने की इच्छा खोने लगे थे। कुछ सैनिक पीछे हट गए। दुर्भाग्यवश उस दिन लाचित गंभीर रूप से बीमार था। शायद यही वो कारण था कि सैनिक पीछे हट रहे थे। उनका मनोबल टूट रहा था। जब लाचित ने सुना अहोम सेना पीछे हट रही है तथा मुगल सैनिक आगे बढ़ते आ रहे हैं तो लाचित ने सैनिकों को आदेश दिया, मुझे तुम सब बिस्तर सहित नाव में रखो। और अहोम सेना को चिल्ला चिल्ला कर कहने लगे, यदि आप सब भागना चाहते हैं तो बेशक भाग जाएं। स्वर्गदेव ने मुझे एक कार्य सौंपा है और मैं इसको पूरा करके ही रहूंगा। मुगलों को मुझे बंदी बना लेने दो। आप सब स्वर्गदेव को सूचित कर देना कि उनके सेनापति ने उनके आदेश का पालन करते हुए जी जान से युद्ध किया। लाचित के इस आत्मोत्सर्ग से प्रेरित होकर अहोम सेना में पुनः जोश भर गया। देखते ही देखते नदी में अहोम नौसेना मुगलों से युद्ध करने जुट गई। छोटी छोटी नाव होने के कारण अहोम सैनिक आसानी से तथा तीव्र गति से मुगल सेना की ओर बढ़ने लगे। ब्रह्मपुत्र नदी पर भयंकर युद्ध प्रारंभ हो गया। तलवारों की अपेक्षा तोपों के गोलों की आवाज से संपूर्ण गुवाहाटी गूंज रही थी। लाचित बीमार होते हुए भी युद्ध कर रहा था। उसकी वीरता भी आज अपने चरमोत्कर्ष पर थी। अकेले लाचित ने 4000 मुगलों को मार गिराया था। युद्ध में मुगलों को मरने पर जमीन तक नसीब नहीं हो रही थी। ब्रह्मपुत्र नदी में ही सब मरकर समा रहे थे। मुगल सेना भागने लगी। राम सिंह बुरी तरह पराजित हुआ। 1671 के इस सरायघाट युद्ध में पराजित होकर राम सिंह वापस चला गया। हर तरफ एक ही जय घोष गूंज रहा था, लाचित बड़फुकन की जय, अहोमों की जय, बड़फुकन की जय। लाचित ने अपना कर्तव्य पूरा किया। जन्मभूमि की रक्षा हेतु अपने कष्टों का त्याग कर दिया। उसके भीतर देश प्रेम, साहस और बुद्धि का त्रिवेणी संगम था। परंतु बहुत ही दुखी हृदय से मैं आप सबको बता रहा हूं कि लाचित जो कभी युद्ध में पराजित नहीं हुआ, वो अपनी बीमारी से हार गया। सरायघाट युद्ध के 1 वर्ष बाद 1672 में उसकी मृत्यु हो गई। उस दिन मेरे हृदय के तार तार हो गए थे। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो किसी ने शरीर से धड़कने वाले दिल को ही निकाल लिया। केवल 50 वर्ष की ही तो आयु थी उसकी जब वह मेरी रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर गया। मेरे दुख की कोई सीमा नहीं थी। मैं ही तो जानता था कि अनवरत युद्ध करते रहने के कारण ही तो वो बीमार हुआ था। शत्रु तो कभी उसको जीत नहीं पाए थे। आज भी मेरे यहाँ 24 नवंबर को लाचित दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय सुरक्षा अकादमी के सर्वश्रेष्ठ कैडेट को मेरे यहाँ आज लाचित बड़फुकन स्वर्ण पदक से सम्मानित किया जाता है। वो मरकर भी अमर हो गया। धन्य है तू लाचित और धन्य हूं मैं तथा धन्य है मां भारती जो तुझसे सदैव जुड़ी रही, जो तुझसे सदैव जुड़ी रही, जो तुझसे सदैव जुड़ी रही। प्रस्तुत